नमस्कार, मैं चंद्रशेखर। आज हम विंशोत्तरी दशा के जो परिणाम होते हैं, संभाव्य परिणाम होते हैं और किस तरह से विंशोत्तरी दशा हमें प्रभावित कर सकती है, इसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये 10वां पुष्प बोलो, आप संभाषण बोलो, श्रृंखला बोलो, विंशोत्तरी दशा के श्रृंखला का ही ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा, क्योंकि फिर और ज़्यादा मालूमात होना है तो लघु पराशरी आदि आप पढ़ सकते हैं, सुश्लोक शतक भी पढ़ सकते हैं। मैंने भी उस पर कुछ कमेंट्री वगैरह लघु पराशरी पे मेरे ख्याल से की है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको उसके पीछे का रहस्य तो नहीं मैं बोलता, पर उसके पीछे जो जिसे हम लॉजिक बोलते हैं, जो तर्क बोलते हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम संभ्रम की स्थिति में पड़ते हैं कि ये तो बुरे ग्रह की दशा थी, फिर ऐसा कैसा हो गया है ना, या ये तो तत्व गलत है क्या। बुरा मतलब मैं उसको तात्कालिक अशुभ बोलूँगा और तात्कालिक शुभ, जिसको अंग्रेजी में हम फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलिफिक कहते हैं, इनका प्रयोग दशा के परिणामों में होता है। तो अब इसमें हमने काफ़ी समझा है कि स्वदशायाम त्रिकोणेश भुक्ति केंद्रपति ही शुद्ध, यानी त्रिकोणेश की दशा में केंद्रपति की जो भुक्ति आती है, भुक्ति का मतलब अंतर्दशा, तो वो शुभ रहती है। दिशेत सो अपि, देती है शुभ फल, परंतु और क्या होता है, तो तथा नो चेत संबंध है ना, यदि उसका संबंध कुछ नहीं रहा, यानी ये केंद्रेश और त्रिकोणेश का यदि संबंध न हो तो केंद्रपति की जो दशा है वो अशुभ भी जा सकती है, इसे ख्याल में रखना। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कई बार बोलते हैं कि क्रूर केंद्राधिपति अशुभ फल नहीं देता, उसको केंद्राधिपति दोष नहीं होता। इसका मतलब भाई फिर भी दोष नहीं होता, पर वो इसका मतलब वो अच्छा ही होगा ऐसा नहीं, वो बुरे परिणाम नहीं देता, इतने ही अर्थ में लेना। और इनका यदि संबंध न प्रस्थापित हो, त्रिकोण का अधिपति और केंद्र का अधिपति इनका, तो फिर जरूरी नहीं है कि त्रिकोण के महादशा में केंद्र की अंतर्दशा शुभ फल देगी, इसे समझ लेना जरूरी है। उसके बाद में एक और विचित्र चीज है कि आरंभो राजयोग से, राजयोग यदि शुरू में काहे के भवेन मारक भुक्ति, मारक के भुक्ति में यानी मारक के अंतर्दशा में यदि राजयोग का प्रारंभ होता है, जैसे वो अंतर्दशा शुरू होती है और राजयोग का प्रारंभ यदि होता है, तो प्रथयंती तमारभ्य ऐसा बोलते हैं, क्रमशः क्या होता है, पाप भुक्त है वो, उसके भले ही वो पाप भुक्ति हो, क्रूर ग्रह हो, तो ऐसे वक्त क्या होता है कि वो अपना प्रभाव बढ़ाते जाता है। कब तक? जब तक वो मारक की भुक्ति रहती है। ये तो नैसर्गिक है कि हमको भी मालूम है कि कब देगा, तो सहसा कुछ न कुछ राजयोग कारक की जब दशा चालू होगी और उसमें मारक की भुक्ति होगी, और उसी समय यदि राजयोग शुरू होता है तो वो बढ़ते ही जाता है, उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। क्या इसका मतलब वो सदैव रहेगा? नहीं, इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है कि वहाँ तक वो बढ़ेगा, उसके बाद में वो शायद रुक जाएगा या न्यून हो जाएगा। अब ये विचित्र है, क्योंकि वह मारक में क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न तो आता ही है। तो मारक दशा क्या है? हमें मालूम है द्वितीय की दशा मारक कहलाती है, सप्तम की भी प्रबल मारक कहलाती है ना, अष्टमेश और द्वादशेश को भी बोलते हैं। पर यह हो सकता है कि वो धन की भी दशा है, द्वितीय भाव। सप्तम भाव ये साझेदारी, व्यापार, इनकी भी दशा है ना, इसका भी भाव है। 12वां ये दूर दराज का जो ठिकाना है उसका भाव है। अष्टमी अचानक कुछ हो जाने का भाव है। इन मार्गों से वो यदि दशा आती है तो वो बढ़ती जाती है, ये इसका अर्थ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई मारक है केवल इसलिए बुरा हो गया, इसको सोचते वक्त हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। वो मारक का संबंध जो आता है वो मृत्यु से संबंध, तो उस वक्त तो मारक का महत्व आता है। फिर हम राहु केतु भूल रहे हैं, ऐसा तो मैंने मेरे ख्याल से पिछले वक्त में कहा, और कई बार मैं कहता हूँ यद्यत भाव होगा तो वापी यद्यत भावेश संयुत हो, जब जब किसी भाव में होगा या किसी भावेश से संबंध करेगा तो उनके तत्फलम
प्रदिशेता तमोग्रह वो बहुत प्रबलता से उनके फल देते हैं। किसके? उस भावेश के, उस भाव के। यहाँ और भी कुछ बोलते हैं, तमोग्रह शुभारूढ़ा संबंधे न केनचित, कभी कभी अंतर्दशानुसार, अंतर्दशा के अनुसार भवेता योग कारको, यानी यदि राहु शुभ भाव पे आरूढ़ हो जाए, है ना, शुभारूढ़, शुभ पे आरूढ़ हो जाना यानी वहाँ स्थित हो जाना, उस पर प्रभाव डालना। तो शुभ भाव हमको मालूम है कि सहसा हम त्रिकोण को कहते हैं, और केंद्र कोणाधिपति एक होगा, तो उसमें से कहीं पर भी रहने पे हम उसको भी शुभारूढ़ कहेंगे, है ना। कभी कभी एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण का अधिपति भी होता है, इसे न भूलिए। फिर क्या होता है? तो फिर उसके अंतर्दशा में या योग कारक के अंतर्दशा में वो अच्छे फल देता है। यानी राहु की महादशा शुरू है, अंतर्दशा जो है वो योग कारक भाव यदि ग्रह की चालू है तो वो शुभ फल देता है, इस तरह से कहा गया। इसका उल्टा भी हो सकता है कि योग कारक के महादशा में यदि राहु की या केतु की, तमोग्रह का अर्थ आपको मालूम है, तम यानी अंधेरा, और ये छाया ग्रह है, छाया अंधेरी रहती है, छाया उज्ज्वल रहती नहीं है, इसलिए इसमें राहु केतु दोनों भी आ गए। तो उसके महादशा में राहु या केतु यदि शुभ भाव में स्थित हो, उनसे संबंध करे, तो फिर राहु भी योग कारक के दशा में अपने अंतर्दशा में शुभ आपको परिणाम दे सकता है, इसे समझ लीजिए। किसके बारे में? वो जहाँ पर स्थित होगा उसके बारे में, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ग्रह या वो जिस ग्रह के साथ में होगा उसके, वो जिस भाव का अधिपति है उसके भी अच्छे फल दे सकता है। जरूरी नहीं है कि राहु अकेला एक भाव में बैठे उसके साथ कोई ना हो, कोई होगा भी, उसके भी अच्छे फल दे सकता है योग कारक की दशा में, या इसके दशा में योग कारक अच्छे फल दे सकता है। इसलिए राहु की दशा है बहुत बुरा, ये जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है सहसा। मैं जब कम से कम तरुण उम्र में था, कम उम्र में था, तो मैं ऐसा सोचता था कि राहु अरे बाप रे भयंकर है, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसी का प्रतिनिधित्व करने की वजह से उस वक्त ऐसे ऐसे हमारे हाथ से कर्म होंगे। राहु वो भाव को अपना सा कर लेता है, इसलिए अच्छे भाव में बैठा तो अच्छे फल भी देगा। और अब यहाँ तक तो ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब प्रश्न ये आता है कि त्रिकोण और केंद्र को हमको समझ गया है, क्या केंद्र का और लग्न का कुछ संबंध आ गया, या नवम भाव का या पंचम भाव का लग्न से संबंध आ गया तो क्या होगा? क्योंकि अब इसको हमने केंद्र समझना या इसको हमने त्रिकोण समझना, यहाँ हमको दोनों समझना पड़ता है। किससे संबंध आ रहा उसके परिप्रेक्ष्य में लग्न को उस प्रकार से हम समझे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको बोला जाता है, उसमें ऐसा कहा गया है कि कर्म लग्नाधिपति योग। हमने धर्म कर्माधिपति योग देखा है, उसमें हमको मालूम है एक त्रिकोण और केंद्र का संबंध। पर यहाँ बोलते हैं कि कर्म लग्नाधिपति का यदि संबंध हो गया, कैसा अन्योन्य संबंध हो गया, मैं उसके श्लोक डालने की कोशिश करूंगा नीचे में, तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मैं पढ़ना भी नहीं चाहता और कभी कभी मैं गलत भी कर दूंगा। राजयोगा इति प्रोक्तम, तो राजयोग होता है ऐसा बोला गया है, और क्या होता है तो वो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है और विजयी होता है। ये प्रसिद्ध और विजयी तो हर जगह लिखा रहेगा जब राजयोग की बात करेंगे, परंतु यहाँ कर्म भाव का संबंध आने से वो ज़्यादा होता है प्रख्यात, क्योंकि कर्म भाव ये आपका मान स्थान भी है, आपको जिससे मान मिलता है, आपकी प्रसिद्धि होती है, वो भी स्थान कर्म स्थान है। तो अब यहाँ पर वो उसको समझ रहे हैं कि वो त्रिकोण का स्वामी है, क्योंकि त्रिकोण को 3 कोण रहते हैं, यदि पंचम है नवम है तो तीसरा कोण कौन सा है तो लग्न ही है। तो इस परिस्थिति में वो अच्छे परिणाम देगा, विजयी बनाएगा जातक को, उसको विख्यात भी बनाएगा, इस प्रकार से कहा गया। और ये आपको नहीं तो ये संबंध आता है कई बार कि इसको क्या समझना, इसको यदि हम केंद्र का अधिपति समझे और वो यदि समझो शुभ ग्रह उसका स्वामी होगा तो फिर केंद्राधिपति दोष लगने से वो ना देगा, ऐसा तो नहीं है। तो यदि केंद्र के साथ उसका कुछ संबंध आ जाता है तो उसको उस वक्त त्रिकोणाधिपति समझना प्रशस्त होगा। और समझो और कुछ हुआ तो धर्म लग्नाधिपति करके ऐसा ही श्लोक है। अन्योन्य संबंध हो या एक दूसरे के घर में स्थित हो, है ना,
तो ऐसे वक्त उसको राजयोग कहा जाता है। उसमें भी विख्यातो विजयी भवेत् होता है, क्योंकि विजयी होगा तो उसकी परिस्थिति, उसका नाम तो बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई विजयी होगा और उसका नाम ख्यात प्राप्ति नहीं होगी, उसको होगी। इसलिए इन दोनों में, पर यहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि वो लग्न जो है उसको हम केंद्र समझते हैं, और धर्म भाव जो है, जो नवम भाव है, इसको हम त्रिकोण समझ के फिर केंद्र कोणाधिपति होने से, परंतु इसमें ये ख्याल में रखना, यहाँ तक तो ठीक है, पर इसका ज़्यादा प्रभाव कब होगा, ज़्यादा तीव्रता से इसके अच्छे फल कब आएंगे, यदि ये ग्रह एक दूसरे के राशि में हो, एक दूसरे के साथ होकर एक दूसरे की राशि में स्थित हो, तो ये प्रभाव बढ़ जाएगा। धर्म कर्माधिपति योग में ऐसा कहा जाता है कि वो सप्तम में भी स्थित हो तो भी प्रभाव बढ़ाता है। इसका मतलब लग्न पे प्रभाव होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा, यदि ये दो इकट्ठा आ गए, लग्नाधिपति और धर्माधिपति, या लग्नाधिपति और कर्माधिपति, यानी लग्न और नवम के स्वामी, लग्न और दशम के स्वामी, ये यदि लग्न में बैठ जाए, क्योंकि अब बदल गया है, लग्न में या दशम में बैठे तो ये बहुत प्रभावी होता है योग। ऐसा हमारे मोदी साहब के कुंडली में आप देख सकते हैं, आपको समझेगा वो। उसको महाराजा योग भी कहते हैं कई बार, हालांकि महाराजा योग नाम से वो ज्ञात नहीं है। महाराजा योग में हम पंचम या लग्न के स्वामी यदि पंचम या नवम में बैठे या एक दूसरे के घर में बैठे तो उसको हम महाराजा योग कहते हैं, पर वो तत्व यहाँ पर फिर लागू होता है। यहाँ पर हम लग्न को देख रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी लग्न को देखा ही गया है, उसको हम कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग अलग है और ऊडू दशा में तो कुछ बताया नहीं है, ऐसा भी हमारे दिमाग में आ सकता है। तो भाई ये नवम और लग्न के क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो केवल वो इसके बारे में बातें नहीं करते, वो तो महाराजा योग में बताया हुआ है पाराशर जी ने, परंतु पंचम से पंचम नवम होने से वो वहाँ पर भी उसका प्रयोग होगा, इसी के बारे में बात की जाए। ये कब होगा, उनके उनके महादशा अंतरदशा के काल समय में होगा। अब यहाँ तक तो हो गया, ये हमने इस पर अलग अलग ढंग से चर्चा की है, वो आपको मालूम हो गया। अब प्रश्न ये होता है कि फिर ये जो मारक ग्रह है, या हमको जो दुस्थान कहे गए हैं, हम त्रिषडाय को दुस्थान समझते हैं, और त्रिकस्थान जो है 6, 8, 12 को भी हम दुस्थान समझते हैं। त्रिषडाय का तो मतलब आपको मालूम है, त्रि का मतलब 3, षड का मतलब 6, और आय भाव जो है वो 11वें को कहते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि द्वितीय का भी अच्छा नहीं है, सप्तम का भी अच्छा नहीं है, वो भी मारक है। तो हम वो मारक में उसको कुछ तो भी अलग ढंग से लेना चाहते हैं। ये मारक का संबंध तो सहसा मृत्यु के संबंध में आता है, या तबीयत बहुत बुरे तरह से खराब होने के लिए वो मारक का संबंध आता है, इसे कृपया ध्यान रखिए। और मारक जो है वो अपने महादशा में मृत्यु देता नहीं है, वो अपने महादशा में दूसरे मारक के अंतरदशा में मृत्यु देता है, ऐसा कहा गया है। हमने पहले शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी बता देता हूँ, लघु पाराशर में लिखा है, उसे आप देख लीजिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये हर वक्त बुरे ही फल देंगे? अच्छा, देंगे तो कोई हरकत नहीं है, हम वो भी समझ लेंगे, परंतु हमें कई बार वो नहीं दिखाई देता। क्या लग्नेश हर वक्त अच्छे ही फल देंगे, पंचमेश हर वक्त अच्छे ही फल देंगे? इसको हमको जरा ज़्यादा गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि पंचम भाव पुत्र का भी भाव है ना? पंचम भाव ये द्वादश भाव से छठा भी भाव है, तो वो कई बार कभी इस भाव के लिए बुरा, उस भाव के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं सहसा ये बोलता हूँ कि जब भी आपको काल का निर्णय करना होगा, कोई घटना कब घटेगी इस प्रकार का, पहले जातक को आपको प्रश्न पूछ लेने दो, ताकि आप किस भाव के बारे में बोल रहे हैं ये आपको समझ जाएगा, है ना, प्रश्न समझ जाएगा उस वक्त का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके साथ गोचर का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपका मूल राशि चक्र, कौन सी दशा चालू है, वो शुभ अशुभ ग्रह की वो दे सकता है, नहीं दे सकता, ये है। और उस समय में गोचर क्या है, इसके बगैर हम जब कुछ भविष्य कथन करेंगे तो कई बार वो गलत निकलेगा और उसमें शास्त्र बदनाम होगा। ज्योतिषी तो होगा, उसको कोई हरकत नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, पर शास्त्र को बदनाम हम कर सकते हैं। इसे ध्यान में, जैसा सपोज ऐसा समझ लीजिए, कभी कभी अंग्रेजी शब्द आ गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, वो 2-3 भाषा में बोलते रहता तो हो जाता है। तो ऐसा समझे कि नौकरी का संबंध है।
अच्छा, फिर ये भी समझिए कि भाई केवल यदि महादशा और अंतर्दशा से काम होता तो इतने विद्वान पाराशर ऋषि ने और अन्य विद्वान ऋषियों ने, क्योंकि 18 प्रवर्तक हो गए, आचार्य भी अनेकानेक हो गए और सब विद्वान थे, तो इन्होंने ये 5-6 स्तर क्यों दिए कि वे महादशा दी, फिर अंतर्दशा दी, फिर प्रत्यंतर दशा दी, फिर सूक्ष्म दशा दी, फिर प्राण दशा दी, फिर देह दशा दी। इसकी क्या जरूरत थी? महादशा अंतर्दशा हमारा काम हो जाता है। ऐसा होता नहीं, इसे समझिए। जिस कालखंड की आप बात कर रहे हैं, जिस कालखंड के बारे में वो प्रश्न है, उस कालखंड में कौन से स्तर की दशा आती है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यदि वो दशा तात्कालिक शुभ ग्रह की होगी तो उसके परिणाम शुभ होंगे। दशाएं आपके मन में क्या चालू है उसी के बारे में बोलते हैं। उस भाव के बारे में आपके मन में अच्छा होगा तो वहाँ पर तात्कालिक शुभ दशा रहेगी, इसका मतलब इसको कुछ अच्छा मिल सकता है। क्या ये भी हर वक्त होगा क्या? नहीं। यदि उस वक्त उस भाव पे, उस समय उस भाव पे यदि क्रूर ग्रह देखता होगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर क्या होगा? बुरा होगा? नहीं, बुरा भी नहीं होगा, पर मिश्र आपको परिणाम प्राप्त होंगे, इसे समझ लीजिए। ये कौन से ग्रह देखना, क्योंकि ऐसे तो ग्रह 9 है, यानी हम 7 तो घूमने वाले हैं जिनका हम गोचर देखते हैं, और उसमें भी वो 7 में से 5 पाप ग्रह है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सहसा महत्व की चीज़ के लिए ही हम ऐसा देखते हैं, छोटे मोटे चीज़ के लिए नहीं देखते। मेरे गाड़ी में पेट्रोल मिलेगा कि नहीं वगैरह, ये मूर्खता के लिए हम नहीं देखते, वो बहुत चिल्लर बात है, शास्त्र गहन है। तो गुरु और शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है देखना है। यदि वो भाव को कोई वो क्षति पहुंचा रहे हैं, शनि पहुंचाते हैं, शनि अपने दृष्टि से और गोचर में अपने उस भाव में भ्रमण करने से भी वो कुछ न कुछ आपको ऋणात्मक ऊर्जा दर्शा रहे हैं। और उस वक्त अच्छी दशा हुई तो क्या होगा? तो मिश्र आएंगे। उस वक्त उस स्तर की जो दशा है वो 1 महीने की या 10 दिन की जो दशा है, क्योंकि देह दशा में ऐसा आएगा 10 दिन का, कुछ बार कुछ देह दशा है, खासकर मंगल वगैरह सामान जल्दी चलने वाले ग्रहों की जब होगी तो वो नीचे में वो हो सकता है कि कुछ घंटों की भी होगी। उस समय में तात्कालिक शुभ की या तात्कालिक अशुभ की दशा इसे भी देखना चाहिए। तो फिर हम ये समझेगा कि यहाँ पे एक तो नकार दे रहा है, अच्छा होगा नहीं बोल रहा है, और दूसरा अच्छा हो रहा बोल रहा है, इसका मतलब ये मिश्र फल मिलेंगे। और ये दशा जाने के बाद में समझो दशा का हमें कोई और सपोर्ट मिल गया, ज़्यादा और अच्छी दशा आई, और तब तक गोचर भी बदल गया, तो फिर हमें अच्छे उसके परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार से इसको लेना चाहिए। गुरु होगा तो वो अच्छे परिणाम देगा, परंतु तात्कालिक अशुभ की समझो प्राण दशा चालू है, फिर वही होगा कि ना बुरा ना अच्छा, ऐसा मिला जुला कुछ न कुछ उसको परिणाम मिले, प्राप्त होगा जातक को। इसे ख्याल में दोनों भी शुभ होंगे, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, जरूर होगा। इस प्रकार से हमने इसे देखना चाहिए। ऐसा मैं अभी त्रिषणा और त्रिका की बात कर रहा था, अब षष्ठेश है, षष्ठेश की दशा तो बुरी समझिए, पर समझो किसी को मुझे नौकरी प्राप्त होगी क्या, ये प्रश्न होगा, तो 6वें भाव के स्वामी की दशा, ये जो 6 हमको स्तर बताया है ना, उसमें पहले 2-3 स्तरों में कहीं ना कहीं आएगी, वरना नौकरी से संबंध क्या है उसका? या तो दशमेश की आएगी, क्योंकि वो कुछ न कुछ आपको काम देता है ना, तो इनको भी देखना जरूरी है। लग्नेश की दशा सहसा शुभ समझी जाती है, परंतु वो हर वक्त नहीं रहेगी, इसे समझ लीजिए, हर समय नहीं रहेगी, क्योंकि समझो मृत्यु है तो लग्नेश की दशा कहीं ना कहीं तो आएगी, क्योंकि मृत्यु किसकी होनी है? वह आसान सी जीर्णानी यथा वह हमको बताया है कृष्ण भगवान ने कि भाई शरीर तो चला जाता है, आत्मा अमर है, पर शरीर तो जाता है ना, और तनुभाव बोलते हैं लग्न को, तो इसे मत भूलिएगा, क्योंकि गड़बड़ यहाँ होती है और शास्त्र को बदनामी आती है। कम से कम मैं ऐसा समझता हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं, पर मुझे इतने सालों में, मैं 1-2 महीने में, जब तक शायद ये जब आप ये इसको देखोगे, क्योंकि ये बाद में आएगा, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक तो मैं 76 साल का हो जाऊँगा, उसमें 8-9-10 साल से मैंने चालू किया है पढ़ना इसको, तो बहुत साल हो गए। तो इसे ध्यान में रखने, तो ये बहुत गड़बड़ी हो जाती है। और उसके साथ में गोचर को जरूर देखिए कि गोचर क्या बता रहा है, क्योंकि वो कम समय क्या बता रहा है। गुरु है तो 1 साल की बात कर रहा है, शनि है तो 2.5 साल की बात कर रहा है, वो भी कभी कभी वक्री हो जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी 6 महीने के लिए रहता है। इसे ध्यान में रखें, बाकी नहीं कर, बाकी करेंगे,
पर वो छोटे मोटे जो इंसिडेंसेस है, जो परिणाम है, उसके बारे में बोलेंगे। अगर मुझे हाथ कट गया, उस वक्त मंगल या सूर्य देख सकता है, वो हाथ मेरा काट भी सकता है। तृतीय भाव पे यदि देख रहा है, दशा भी बुरी है तो हो सकता है, संभावना है इसकी। परंतु जो ज़्यादा काल तक टिकने वाले परिणाम है, जिनका हमको ज़्यादा वक्त तक उसका फल भुगत सकते हैं, उसके लिए बड़े ग्रह लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर एक भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसा समझिए, आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, 2 दिन के लिए आया है, 2 घंटे के लिए आया, क्या फ़र्क पड़ेगा आपके यहाँ? ठीक है, थोड़ा बहुत आप पानी वानी ला के दोगे, फिर उसको साफ भी करोगे, नहीं करते होगे बार बार, तो पानी लेके भी जाओगे, गिलास ले जाओगे, है ना। ऐसी आपको आदत होगी, घर वाले ने बोला तो वही गिलास पड़ा रहता है, तो 2 घंटे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 दिन रहा तो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ेगा, 2 साल रहा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी आदतें बदल जाएगी, उसकी भी आदतें बदल जाएगी। इस प्रकार से इनका गोचर को आप देखिए तो आपको सब समझ जाएगा। चंद्र है 2 सवा 2 दिन अपना प्रभाव डालेगा, है ना। कभी कभी आदमी हर महीने में 1-2 दिन थोड़ा सा, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेस्ड बोलते हैं, थोड़े उसके ऋणात्मक विचार उसके दिमाग में आ भी सकते हैं। 2 सवा 2 दिन, उससे कोई ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। हाँ, तो थोड़ा बहुत परिणाम होगा। वो कब ज़्यादा होगा, जब राशि चक्र में भी मूल में ही चंद्र को कोई क्षति हो, तो फिर शायद ये परिणाम बढ़ जाएगा। चंद्र किसी दुस्थान का स्वामी होकर उसकी भी समझो देह दशा या सूक्ष्म दशा चालू है, जब 2 सवा 2 दिन पक्का रहेंगे, उसके शायद ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम जब देखेंगे तभी हम पाएंगे इसको। या कुछ काम नहीं कर रहा है, इसका काम चालू हो रहा है, तो इसके दशमाधिपति की दशा आएगी, भले वो क्रूर ग्रह रहे या शुभ ग्रह रहे, उसकी दशा कहीं ना कहीं आपको दिखने वाली है। उस समय उस पर कोई देख रहा है क्या ग्रह, इसे जरूर देखिए। या मुझे कुछ मान मिलने वाला है, तो उस वक्त शायद द्वितीय भाव और दशम भाव की दशा चालू रहेगी। भले ही द्वितीय भाव मारक है, परंतु वो मान के वस्त्र अलंकार आदि भी दर्शाता है। तो ये मान स्थान है, और वहाँ उसका कुछ न कुछ उपहार आपको मिलना है, मेमेंटो वगैरह आजकल बोलते हैं। हो सकता है वो छोटा मोटा लेक्चर हो, थोड़ा मोटा भाषण हो, उसके लिए मिले, वो मिलेगा। और वो थोड़े वजह से होने के उस वक्त शायद आपको देह दशा के स्तर पे देखना पड़ेगा कि तात्कालिक शुभ है, तात्कालिक अशुभ है। इसकी बदनामी होती है, इसका सम्मान होता है ना। दशम भाव दोनों भी कर सकता है। उसको क्षति होगी तो वो बदनामी कर सकता है, और उसको शुभ भाव देखे तो वो सम्मान कर सकता है। इस प्रकार से दिखना चाहिए। कम से कम ये मेरी सलाह है। हर आदमी अपने अपने ढंग से देखता है। मुझे जो इतने सालों में अनुभव आया, मैं जो समझ सका वही आपको बता रहा हूँ। चतुर्थ भाव माता का भी भाव है, चतुर्थ भाव फेफड़े का भी भाव है। वहाँ पर यदि अशुभ ग्रह देख रहे होंगे तो हो सकता है कि फेफड़े में कोई तकलीफ हो या हृदय में तकलीफ हो। इस प्रकार से इसको फिर एक बोलना मैं भूल गया कि ये दशाएं देखते होगा, जिस चीज़ के बारे में चर्चा चालू, उसके कारक की भी दशा अपने परिणाम दे सकती है, भले वो तात्कालिक शुभ हो या तात्कालिक अशुभ। वो शुभ अशुभ तो जब घटना होने वाली है उसके स्तर पे जो भी तात्कालिक शुभ या अशुभ कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। और ये भी ख्याल में रखिए कि अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह के साथ मारक ग्रह भी बैठ जाए तो मारक ग्रह अपने दशा में इस शुभ दशा को आपको दे सकते हैं। इसे कभी न भूलिए। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि मारक के दशा में उसके साथ का शुभ ग्रह अपने दशा में उतने अच्छे परिणाम न दे। वो बुरे तो नहीं देगा पर उतने अच्छे नहीं देगा। इसे याद रखिए। इससे फिर हमको जैसा सज्जन के साथ दुर्जन बैठ गया तो दुर्जन में कभी कभी सज्जनता आ जाती है, सज्जन में भी दुर्जनता आ सकती है। नहीं आती ऐसा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं संगति संग दोषेण, संस्कृत में कहा गया है। संगति से थोड़ा बहुत दोष लग जाता है तो दोष का अर्थ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इतना करके मैं अभी आपके आगे रहता हूँ। 24 मिनट हो गया, मैं ज़रा ज़्यादा ही बोल गया। आप तो क्षमा करोगे, उदार हृदय हो, और आपके कुछ सुझाव होंगे तो ज़रूर बताइए। मैं सोच रहा हूँ आगे शायद मुझे ऐसा याद है, मैं फिर से एक बार देख लूँगा कि शायद अंग्रेज़ी में मैंने तो हर ग्रह हर भाव में जाने से क्या होता है इसके बारे में बोला है। यदि हिंदी में नहीं बोला होगा तो मैं बोलने की प्रयास तो जरूर करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। और इसलिए शुभ रजनी और धन्यवाद।